ओके जी, लेट अस स्टार्ट नाउ। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। चैप्टर 2 जो कि कोर है, बेसिक है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। इस बार सीयूटी के पेपर में 2 क्वेश्चन इससे निकल कर आए थे और अनएक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन थे। बताऊंगा कैसे होते हैं। पहले देखें जरा कि जब हम बात कर रहे हैं, अच्छा पिछला चैप्टर क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी था, जिसमें आपने किसके बारे में पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा बैलेंस शीट के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, बैलेंस शीट के कंपोनेंट पढ़े, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कंपोनेंट, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो बहुत डिटेल में पढ़ा था। 3-4 क्लासेस के बराबर हमने काम करके उसको वाइंड अप किया था। वो जो नॉलेज आपने गेन करी, वो नॉलेज आपकी कॉमन साइज कंपेरेटिव में काम आएगी, वो रेशियो एनालिसिस में काम आएगी। और जब आप कैश फ्लो पढ़ेंगे तब मैं बार बार रेफर करूंगा, लुक व्हाट वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 1। तो जिसने भी चैप्टर 1 की अगर नहीं उसको फिजिकली या ऑफलाइन ऑनलाइन करा था, उसकी रिकॉर्डिंग देख लें, आज देख लें, कल देख लें, क्योंकि अगली बार जब हम रेशियो एनालिसिस या कॉमन साइज कंपैरेटिव को वाइंड अप करेंगे तो आपको बहुत लोनली फील होगा उसको बिना। चैप्टर 1 स्कूल में बहुत जल्दी जल्दी करा दिया जाता है, आपको एक्सपीरियंस होगा। यहाँ हमने बहुत डिटेल, बहुत तसल्ली से एक एक आइटम को उठा के उसके डिस्कशन के साथ बात चलाई थी। आइए देखें यहाँ पर। अब हम देखें यहाँ पर, जब हम बोल रहे हैं क्या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके टूल्स की, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। उससे पहले अगर मैं आपकी बुक की तरफ रेफर करूं तो जस्ट ओपन अप योर बुक। देख पा रहे हैं आप लोग बुक? क्या ऑनलाइन में बुक दिख रही है आपको? ऑनलाइन में Yes, sir. टू ऑल ऑफ यू। देखिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है एक यहाँ पर। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, किस चीज की, एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वही तो कहलाती है आपकी क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहलाता है। या अच्छा, इसके दुनिया भर के मायर है, कैनेडियन म्यूलर है, इन सब की डेफिनेशन आ रखी है। डेफिनेशंस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी बुक में जो टूल दे रखे हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा चीजें मैं बताऊंगा आपको, उसमें रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ मैं थोड़ा सा ज्यादा चीज बता रहा हूँ। टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर 1 आते हैं क्या, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स। ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट ना, कंपेरेटिव बैलेंस शीट भी हो सकता है, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी हो सकता है, ऐसे करके। नंबर 2, नंबर 2, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये भी 2 तरह का हो सकता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज क्या, इनकम स्टेटमेंट। दिस इज ऑल्सो फाइन विद एवरीबडी। नंबर तीसरे पे जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेंड परसेंटेजेस, ट्रेंड परसेंटेजेस। नंबर 4 पर हमारे पास आता है रेशो एनालिसिस। नंबर 5 में हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन 2 तरह से बनता है। नंबर 1, ये बनता है ऑन द बेसिस ऑफ, ये बनता है वर्किंग कैपिटल बेसिस, और बी बनता है कैश बेसिस। वर्किंग कैपिटल बेसिस का नाम होता है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, ये नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। और ये जो कैश बेसिस पर, इसका नाम आपने सुना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसे चलती हैं चीजें, जिसमें से ट्रेंड परसेंटेजेस इज नॉट इन योर सिलेबस, और ये फंड्स फ्लो स्टेटमेंट ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, आपके सिलेबस में नहीं। सीयूटी में भी नाम मालूम होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल के हिसाब से अगर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं तो उसे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है, और अगर हम कैश बेसिस पर बनाते हैं तो उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है। ये आपके पास कहानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, और ये आपके पास टूल है। ये जो चैप्टर है अगला, इससे अगला चैप्टर जो होगा ना उसमें हम इन दोनों का डिस्कशन करेंगे। और ये चैप्टर कौन सी किताब में मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा कौन सी, पिंक या
रेड बुक है जो आपकी इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर के साथ, ये जो है रेशियो एनालिसिस और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दोनों किसके साथ मिलेगा? आपका जो ग्रीन बुक है आपकी, इस पर देखिएगा आपको। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, चैप्टर 1 आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 ये है, ठीक है। चैप्टर 3 इसको बोलते हैं, इस वाले को कॉमन सेंस कंपैरेटिव को चैप्टर 3 बोलते हैं असल में, सिलेबस के हिसाब से सीबीएसई। चैप्टर 4 रेशियो एनालिसिस को बोलते हैं, और चैप्टर 5 बोलते हैं आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को। बस, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, थर्ड बुक की मैं कोई रिवीजन नहीं कराऊंगा, नो रिवीजन एट ऑल, थर्ड बुक की कोई रिवीजन नहीं होगी। मैं रिवीजन सिर्फ पार्टनरशिप की और इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर की कराऊंगा, और वो भी थोड़ा स्पीड से करेंगे। जैसे सिलेबस खत्म होगा उनकी रिवीजन शुरू करेंगे, और फिर मैं छुटपुट टेस्ट ना लेके फुल लेंथ के टेस्ट ले लूंगा। फुल लेंथ के टेस्ट देना शुरू करिए अब आप, क्योंकि सिलेबस खत्म होने के बाद डजन मेक की अब हम सिर्फ 3 चैप्टर का 2 चैप्टर का क्या फर्क पड़ना है, 3 चैप्टर 2 चैप्टर का। अगर मुझे लगेगा कि किसी चैप्टर में नंबर फुल टेस्ट में खराब हो रहे हैं, मैं उस एक पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट बना के दे दूंगा, अदरवाइज नहीं। आई स्टार्ट विद द इजियर वन, मतलब थोड़ा लोअर लेवल के पेपर से, ताकि आप लोगों का मोरल थोड़ा सा बढ़े आगे, और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे उसका, यू विल फील कंफर्टेबल। तो ये हमारे पास टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। चलिए जरा एक बार आपकी बुक की तरफ नजर करते हैं। आप देख रहे हैं अपनी बुक में, आपकी बुक में वही टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? कंपेरेटिव स्टेटमेंट। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? कॉमन साइज स्टेटमेंट। अच्छा, एक और चीज देखेंगे आप, ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, इसे एक और नाम से पुकारा जाता है क्या? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी पुकारा जाता है इसको, ठीक है। और इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, इंटरफॉर्म एनालिसिस, इसको उस नाम से भी पुकारा जाता है। इसी तरह से कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होता है, इसको देखेंगे आप, वर्टिकल एनालिसिस के नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है इसको? वर्टिकल एनालिसिस के नाम से भी। ऊपर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, और ये क्या है? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ऐसे चलता है, ऐसे। वर्टिकल ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथे साल कंपैरिजन हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। वर्टिकल मतलब एक ही साल के अंदर अलग अलग आइटम का आपस में कंपैरिजन करेंगे, उसे वर्टिकल बोलते हैं और कॉमन साइज बोलते हैं। प्रैक्टिकली जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको, अभी तो थियोरेटिकल चीजें। फिर हमने बोला आपके सामने क्या है, रेशियो एनालिसिस आया, ये भी आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आया, ये भी आपके पास आता है। और आप देख रहे हैं सबसे नीचे लिखा हुआ है क्या? फंड्स फ्लो स्टेटमेंट एंड 10%, दे आर नॉट इन योर सिलेबस, इसलिए उन्होंने आपके एग्जाम में उसको डिस्कस ही नहीं करा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कौन कौन से होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल एनालिसिस होता है, एक क्या होता है? इंटरनल। अब एक्सटर्नल क्या हुआ भाई? जब बाहर वाले लोग आपकी फर्म, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? एक्सटर्नल एनालिसिस बोलते हैं। जैसे कि आप सीमेंट इंडस्ट्री के मेजर प्लेयर हैं, और इकोनॉमिक टाइम्स का एक कॉरेस्पॉन्डेंट, वो क्या करता है? सीमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ पर एक आर्टिकल लिख रहा है, तो वो क्या करेगा? आपके डेटा भी उठाएगा, और सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी और कंपनी है सबके डेटा को उठाएगा, और एक आर्टिकल छाप देगा कि सीमेंट इंडस्ट्री इज प्रोग्रेसिंग, या विटनेसिंग अ वेरी हाई ग्रोथ एज कम्पेयर टू लास्ट डेकेड, ऐसा करके वो आर्टिकल बनाएगा। एक्सटर्नल एनालिसिस कब होता है? जब बाहर वाले आपके ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं और अपनी रिपोर्ट लिखते हैं। जैसे, अगर जानते होंगे कि ऑडिटर 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल ऑडिटर किसको बोलेंगे? जो आपकी कंपनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर रखा है, उनका काम होता है कि सुपरवाइज करना कि कहीं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग तो नहीं है, खराब तो नहीं है। और जब वो अपनी तरफ से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब वो बोलते हैं बाहर वाले को, आजा भाई चेक कर ले जो चेक करना है। तब एक्सटर्नल ऑडिटर आता है। और एक्सटर्नल ऑडिटर के नखरी 1000 होते हैं, है ना? ये ठीक नहीं है जी, वो ठीक नहीं है जी। उसे मालूम है कि सामने वाला जो बैठा है मेरे से ज्यादा केपेबल है, लेकिन अब क्योंकि वो एक्सटर्नल ऑडिटर है, उसके साइन की ज्यादा वैल्यू होती है, तो भाई चौड़े में घूमते हैं फिर। ऐसी चलती हैं चीजें। अच्छा, आगे चलें जरा। तो एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करेगा भाई? बाहर वाला करता है, जब आपकी इंफॉर्मेशन, और उनके पास किस चीज की क्या बाहर वालों के पास आपकी अकाउंटिंग की इन डेप्थ नॉलेज होती है? आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की इन डेप्थ बिल्कुल नहीं होगी। उनके पास सिर्फ क्या होता है? जो आपकी वेबसाइट में है। आपकी वेबसाइट, मैंने पिछली बार आपको डाबर की वेबसाइट से डाउनलोड करके दिखा था 22 23 का डिटेल। ऐसे ही करते हैं वो भी। वो हर कंपनी का डायरेक्ट उसको मतलब उसको डाउनलोड करते हैं, फिर पढ़ते हैं,
पढ़ने के बाद अपना आर्टिकल पब्लिश कर लेते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जो इंटरनल एनालिसिस होगा उसमें उसमें आपको ईच एंड एवरी मेजर माइनर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। इंटरनल एनालिसिस कौन करता है? आपकी अपनी कंपनी के कौन लोग करते हैं? आपकी अपनी कंपनी के ऑडिटर करते हैं, जो कि आपने हायर कर रखे होते हैं सैलरी बेसिस पर, असाइनमेंट बेसिस पर, और वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। ठीक है जी। एक्सटर्नल एनालिसिस इज कैरिड बाय, कौन करता है एक्सटर्नल एनालिसिस? ट्रेडर करते हैं, लेंडर करते हैं, डिबेंचर होल्डर करते हैं, और गवर्नमेंट करती है। इंटरनल एनालिसिस कौन करता है? आपकी मैनेजमेंट करती है, बाहर वाला तो कोई करेगा नहीं। जो इंटरनल ऑडिटिंग की रिपोर्ट होती है वो किसको पहुंचा दी जाती है? चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर के कमरे में रख दी जाती है, भाई पढ़ लीजिए ये फाइंडिंग्स हैं। और एक्सटर्नल की जो रिपोर्टिंग होती है वो तो पूरी दुनिया के पास जाती है। सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर अगर आर्टिकल छप गया तो हर बंदा पढ़ेगा ना उसको। ऐसे चलती है कहानी। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक और कैटेगरी ऑफ एनालिसिस है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल, या क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। अब जरा समझिए, हॉरिजॉन्टल अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, क्या था हॉरिजॉन्टल में? कि आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का क्या कर रहे हैं, डेटा एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। अब जरा देखिए कि जो हॉरिजॉन्टल, इसको डायनेमिक क्यों बोला जा रहा है? डायनेमिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 1 साल का डेटा, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथा साल का, ये चारों साल में आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक जैसी होगी? हर साल में आपकी इंफॉर्मेशन अलग अलग होगी ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब हमेशा बदलने वाला, डायनेमिक बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी है, क्या? टाइम सीरीज एनालिसिस। यानी कि अगर मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल, तो उसके सिनोनिम्स क्या है? हॉरिजॉन्टल के बाद और दूसरा क्या बोला था हम लोगों ने, बताइए? डायनेमिक। और क्या बोला? हाँ, टाइम सीरीज। टाइम सीरीज। और क्या बोला? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इन चार नामों से पुकारा जाता है इसको। हॉरिजॉन्टल बोले, इसे नोट कर लेना बेटा, इस पर क्वेश्चन बनता है कई बार। बजाय कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पूछने के बाद टाइम सीरीज और दूसरे के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा वो 1 नंबर का। ऐसा ट्रेंड है इस चैप्टर में से 3। अभी अभी करेंगे, अभी करेंगे, उस पर भी आएंगे अभी। तो ये देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल बोला, डायनेमिक बोला, टाइम सीरीज बोला, या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोला इसको। आगे चलते हैं थोड़ा सा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या ये सब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। दूसरा पार्ट आपके पास था वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, मतलब एक ही फाइनेंशियल ईयर की अलग अलग आइटम का आपस में कंपैरिजन करना है। दूसरा वाला क्या हो जाता है आपके पास? दूसरे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल। वो हॉरिजॉन्टल है और क्या है? वर्टिकल है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में तो क्या होती है, इंफॉर्मेशन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल चलती है। यहाँ यहाँ डायनेमिक है तो यहाँ क्या होती है? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब सेम रहती है। फाइनेंशियल ईयर तो सेम रहेगा ना आपका, लेकिन आइटम का आपस में कंपैरिजन करेंगे। इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं, इसको डायनेमिक बोलते हैं, तो इसको स्टैटिक बोलते हैं। ठीक है। अभी चलते हैं, रुक जा। अच्छा, और आगे चलें जरा थोड़ा सा। लेट्स मूव टू योर बुक। अच्छा, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, क्या? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के नाम से भी पुकारा जाता है। मतलब एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ एनालिसिस है, इसे दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, क्या? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज, कॉमन साइज स्टेटमेंट बोले, या फिर कॉमन साइज स्टेट, इसमें कॉमन कंपेरेटिव में बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट दोनों होता है। इनकम स्टेटमेंट दोनों होता है। यहाँ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट दोनों, दोनों होता है। आप देख रहे हैं, सिनोनिम्स का ध्यान रखेंगे। कई बार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना पूछकर टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं। डिफरेंस कुछ भी अलग नहीं है, वही है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड है ये चीजें। इसे नोट कर लेंगे, ये काम आएगा। और एग्जाम में सीधा ना क्वेश्चन पूछ के उल्टा पुल्टा पूछ लेते हैं। अच्छा जी। अब जरा डिफरेंस भी दिख ही रहा है आपको। पीरियड, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर का आप क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और वर्टिकल में क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम होता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट का क्या करते हैं, आप कंपैरिजन करते हैं। कंपोनेंट्स बोले, सेम आइटम्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स।
हॉरिजॉन्टल में पिछले साल की सेल, इस साल की सेल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, ऐसा करके चलते हैं। जैसे मान लीजिए 2023 है, 31 मार्च 23, 31 में 22, 21, 20, 19, 18, 10, 20, 50, जितना साल करना है कर लीजिए कंपैरिजन। अब तो आप एक्सेल में डाटा डालेंगे, आपके पास क्या होता है, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन आ जाता है, एक्सेल की कमांड डालेंगे तो। यहाँ क्या होता है, इस वाले में, वर्टिकल वाले में, एक ही फाइनेंशियल ईयर है, एक आइटम का दूसरे आइटम से कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ इतना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इंफॉर्मेशन, इस वाले में पहले आप क्या करते हैं, कितना इंक्रीज है कितना डिक्रीज है वो पता लगाते हैं, फिर आप परसेंटेज निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मैं बोलूं, पिछले साल 31 मार्च 2022 को मेरे पास 1 लाख रुपए का सेल था, 31 मार्च 2023 को 2 लाख था। एक्सपेंडिचर बोल दें, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बोल दें, स्टॉक बोल दें, कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, एक साल का दूसरे साल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन किस फिगर का, एक ही आइटम स्टॉक का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो क्या होता है, एक आइटम का दूसरे आइटम के साथ कंपैरिजन हम लोग लेके चल रहे हैं। देखिए, अब आप देखेंगे जरा अपनी स्क्रीन पर दोबारा से, नंबर 3, यहाँ इंफॉर्मेशन जो है, अब जैसे एक साल या दूसरा साल दिख रहा है। अब पिछले साल 2022 में 1 लाख था मान लो सेल्स, इस साल कितना हो गया, 2 लाख। कितना इंक्रीज हुआ, 1 लाख इंक्रीज हुआ। वो कितना परसेंट है प्रीवियस ईयर का, 100% है, तो परसेंटेज भी निकालते हैं। तो यहाँ इस वाले मेथड में आप एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेजेस दोनों निकालते हैं, लेकिन इस वाले में क्या करते हैं, सेल्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट, सेल्स चेंज इन इन्वेंट्री का कितना परसेंट। यहाँ पर जो हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में कर रहे होते हैं, एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पहले एब्सोल्यूट निकालेंगे फिर परसेंटेज निकालेंगे, और सीधा परसेंटेज निकलती है। कौन से वाले मेथड में, वर्टिकल वाले में। यूजफुल, ये बहुत फालतू का डिफरेंस है। इट इज जनरली यूज एज अ टाइम सीरीज एनालिसिस, इट इज यूज एज अ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। कंपैरिजन, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपैरिजन, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन। ये डिफरेंस आपके पास है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जरा। आई थिंक स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा आप लोगों को, बोलिए ऑनलाइन में, कैन यू सी द स्क्रीन। मैं कुछ और नहीं कर रहा, आप ही की बुक को मैं, दिख रहा है सर। हाँ जी आप ही, हाँ, क्या लैपटॉप बोलिए, अभिषेक कुछ बोली। अब आ जाइए, इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन एंड इंटर फॉर्म कंपैरिजन। ठीक है जी। जैसे मान लिया जाए, अश्मित बहुत दौड़ा दौड़ा मेरे पास आके बोलता है, सर मैंने गोल्ड मेडल जीता। मैंने कहा कहाँ जीता, कह रहा वो इंटर हाउस कबड्डी कंपटीशन में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, इंटर हाउस का क्या मतलब हुआ, एक स्कूल है, 4 या 5 हाउस हैं, उन्हीं हाउस के बीच में क्या कर दिया, एक कबड्डी मैच करा दिया, और जिसका माला गोल्ड मेडल है अश्मित के गले में पहचान पहना दी। अच्छा ठीक है। अब जैसे आप सभी लोग अलग अलग स्कूल के बैठे हुए हैं, अलग अलग स्कूल के बैठे हुए हैं, तो अश्मित के स्कूल का कंपटीशन विनीत के स्कूल के साथ हो जाए, या मेरे छोटे से स्कूल के साथ हो जाए, किसी के साथ भी क्या हो जाए, एक कबड्डी का मैच हो जाए, वहां भी अश्मित सबको धूल चटा के आ गया। पहला वाला जो था वो था इंट्रा स्कूल, क्या था, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इंटर का मतलब होता है क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपटीशन करना। तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन को क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल ऑन ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहलाता है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ठीक है जी। और इसको टाइम सीरीज एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। एक ही कंपनी के अलग अलग फाइनेंशियल वेरिएबल्स का, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट, इन सब का जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, तब हमें एक ट्रेंड दिखता है। नहीं देखिएगा, तुम पिछले 5 साल के स्टॉक में होने वाले इंक्रीज डिक्रीज को स्टडी कर रहे हो, तो तुम्हें ट्रेंड दिखेगा ना, कि भाई स्टॉक जो होता है वो 10%, 15%, 17% के रेट से। अच्छा चलो मैं दिखाता हूँ आपको। कल किसी ने न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच देखा था किसी ने, तो शुरू शुरू के 15 ओवर में क्या दिख रहा था,
परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज ऑफ इंडिया, विनिंग परसेंटेज ऑफ किसकी, न्यूजीलैंड की, वो कितना दिख रहा था, 5% और 95% ऐसा दिख रहा था, 6% या 94% ऐसा कुछ कर रहे थे। उसके बाद थोड़ा और आगे चले, जब जब शमी भाई साहब ने 2 विकेट और ले ली, तब क्या हो गया अचानक से, तब तक वो कितना दिखा था, 15%, 16% और 84% के करीब दिख रहा था। ट्रेंड बता रहा था वो, अगर इसी तरह से चलता चले जाएगा। और जब वो 2 विकेट 3 4 विकेट पछड़ गए, फिर तो वही हो गया 4% और 96% ऐसा करके दिखना शुरू कर दिया। परसेंटेज तो दिखा रहे हैं आपको, ऑन द बेसिस ऑफ विकेट इन हैंड, ऑन द बेसिस ऑफ बॉल्स इन हैंड, ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट स्कोर, वो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखा रहे थे। यहाँ क्या कर रहे होते हैं हम, टाइम सीरीज एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ट्रेंड डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपका स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल 10,000 आया था, इस बार 20,000 का था, फिर 30,000 है, फिर 40,000 है, तो आप देख रहे हैं ना, शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड। या मैं बोलूँ क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल, मतलब 5 साल पहले वो 40,000 था, फिर 30,000, फिर 20,000, फिर 10,000, डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। सेल्स में कम से कम 10% इंक्रीज तो होती ही होती है। तो ये हमारा किससे पता चलता है, जब हम क्या करते हैं, इंट्रा फर्म, विद इन द फर्म कंपोनेंट का कंपैरिजन करते हैं, तब ये पॉसिबल होता है। ठीक है जी, दूसरा देखिए जरा, इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ, आप अपनी, जैसे मैंने बोला ना, सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गुडविल या सबसे ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का सीमेंट किसका माना जाता है, बहुत सारी सीमेंट है, अंबुजा है, एसीसी है, और बिनानी है, और अल्ट्राटेक है। अल्ट्राटेक सबसे बढ़िया माना जाता है, बांगुड़ सीमेंट, टाटा नहीं, सबसे अच्छा जर्मन बंदा, यही कर रहे थे ना, बहुत अच्छी बात है। तो इंटर फर्म कंपैरिजन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ टू और मोर एंटरप्राइजेस को, दो या दो से अलग एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल वेरिएबल को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा सुनो, क्रॉस सेक्शनल कैसे होता है, जरा समझिएगा। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से कंपेयर कर दिया, ये क्या कर रहे हैं, मान लिया एक्स वाई, जैसे डाबर इंडिया, जैसे मान लिया एसीसी सीमेंट है और अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट के चेंज इन इन्वेंट्री को और एसीसी सीमेंट के चेंज इन इन्वेंट्री से कंपेयर कर रहे हैं, इस सेंस में क्रॉस सेक्शनल बोल रहा है इसको। ठीक है, तो ट्रेंड एनालिसिस हुआ, और उसके बाद हमने क्या बोला, इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन हुआ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या, कुछ नहीं है, पहले क्या करिए, अपने फाइनेंशियल डेटा को क्या कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, अरेंज करने के बाद कंपैरिजन कर लीजिए, जब कंपैरिजन हो जाएगा आपका, फिर आप क्या करिए, एनालाइज करिए, फिर इंटरप्रिटेशन। अरेंज करिए, कंपेयर करिए, एनालाइज करिए, और क्या कर लीजिए, इंटरप्रिटेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर, देखिए भाई, जो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के हैं, वही ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के हैं। असेसिंग अर्निंग कैपेसिटी एंड और प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए भाई, ये बताइए, आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा आपको, आपके किस तरह से पता चलेगा, बताइए, बिजनेस अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा, क्या क्या इंडिकेटर आपको दिखेगा, भाई आपको प्रॉफिट दिखेगा, आपको आपको सेल्स दिखेगी, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डिक्रीज दिखेगा। इनकी मदद से तो आप पता लगा सकते हैं ना कि हमारा बिजनेस अच्छा कमा रहा है नहीं कमा रहा है। असेसिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, कोई मैनेजर, अच्छा सुनो, एक बंदे की अभी डेथ हुई है, उसको होटल इंडस्ट्री में विक्की के नाम से पुकारा जाता है, विक्की, विक्की नहीं, BICKI, विक्की ओबरॉय के नाम से पुकारा जाता था। ही रिवोल्यूशनराइज्ड इंडियन होटल, इंडियन लग्जरी होटल इंडस्ट्री। अपनी जिंदगी में उसने 36 लग्जरी होटल एस्टेब्लिश करे थे। ओबराय ग्रुप के मालिक जो हैं, अभी 3 दिन पहले उनको ही एक्सपायर्ड, वो बंदा। तो बताइए कि ओबराय ग्रुप का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, मथुरा रोड, DPS मथुरा रोड के सामने ओबराय होटल ही है, दिल्ली के बेहतरीन होटलों में से माना जाता है वो। ठीक है, ओबराय शिमला में भी है, ओबराय तो अब्रॉड में भी मिलेंगे आपको। ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स की अच्छी खासी चेन है। एंड दैट फेलो स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल होटल इन शिमला। उस होटल में वो नौकरी करता था, लेकिन विजनरी बंदा था। उसने होटल इंडस्ट्री के, शिमला इज अ ग्रेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे मसूरी, मसूरी से ज्यादा पॉपुलर है शिमला। शिमला थोड़ा ज्यादा बड़ा और ज्यादा नाजुक है मसूरी के कंपैरिजन में। मसूरी बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, शिमला ज्यादा बड़ा है। तो
शिमला में रहकर उसने होटल इंडस्ट्री के सारे गुण सीखे, और फिर जिस होटल में काम करता था, अंग्रेज जब छोड़ के जा रहे थे ना भारत को, तो उस होटल को सस्ते में बेचने की कोशिश कर रहे थे वो। उन्होंने मौका रखा, अपने घर के गहने वहने किसी भी तरह से पैसा इकट्ठा करके वो होटल उसने ले लिया। शिमला का एक छोटू सा होटल। वहां से जो उसकी जर्नी शुरू हुई, अभी 3 दिन पहले उसकी जर्नी खत्म हुई। आप ओबराय ग्रुप का देखिए, कोई मुझे बताइए ओबराय ग्रुप का टर्नओवर कितना था लास्ट ईयर में, कोई बताइए जरा, देखिए मुझे, ऑनलाइन में बताइए मुझे। यू विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ दैट ग्रुप। विकी ओबरॉय, मतलब उसका निक नेम था। तो कितना बताइए, ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स का रेवेन्यू? 329 करोड़। 329 रेवेन्यू है या प्रॉफिट है? ठीक है, टर्नओवर। टर्नओवर 329 करोड़। और सुनो, कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 2022, हाँ, 22 में, जब होटल इंडस्ट्री कोरोना के मार से क्या कर रही थी, उबर रही है। अभी होटल इंडस्ट्री में बोलूं अपने टॉप पे अभी भी नहीं है। अभी भी बहुत सारे होटल ऐसे, बहुत सारी ऑक्यूपेंसी कम है। कोरोना से पहले अगर आप डेटा देखोगे तो आपको दिखेगा बहुत शानदार उसका। अबे 4 दिन पुरानी खबर सुना रहे हो तुम अब मुझे। वो 4 लोग बोल चुके हैं 2096। तो मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसे पता चलती है? जब आप एनालाइज करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, तभी पता चलेगी। ये पर्पस है इसका, असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपका बिजनेस शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट है या नहीं है? किसे बोलेंगे सॉल्वेंसी? सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जरा समझिए। देखिए भाई, अगर हमने नैतिक बदूरिया को एक 6 फुट के ड्रम में रात भर पानी में, समझ रहे हो इसका मतलब? थोड़ा अश्लील हो जाएगा बोलना, मतलब समझ पा रहे हो ना? नैतिक को एक पानी के ड्रम में रात भर मुंडी में तक डुबा के रखा, अगर ये सुबह तक गायब हो गया, डिसॉल्व हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट है। और उठ के कहता तैयार खड़ा हूं मैं, तो क्या कहलाएगा ये? इंसॉल्वेंट कहलाएगा, है ना? पहले भी दिया हुआ है, पुराने जोक चलते रहते हैं। और ज्यादा देखना है तो अभीक ने क्या करा, 2 बोरी नमक और डाल दिया। अभीक ने बचपन में पढ़ा था, सॉल्ट इज डिसॉल्वेबल इन वाटर। इसके साथ साथ ये नैतिक भी घुल जाएगा। लेकिन नैतिक क्या है? फालतू का जोक था भाई। इफ अ पर्सन इज इन अ पोजिशन टू पे ऑफ हिज और डेट, उसे कहते हैं सॉल्वेंट। एंड इफ इट इज नॉट, तो उसे क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट के लिए हिंदी में एक शब्द होता है दिवालिया। क्या बोलते हैं उसको? दिवालिया। देखा होगा ना, पुरानी हिंदी फिल्मों में एक मारवाड़ी सेठ रोता हुआ था, जब अमिताभ बच्चन रूट लेता है उसको, धर्मेंद्र रूट लेता, तब कहता है भाया मेरा तो दिवाला पिट गया, हाय हाय, ऐसे रोता हुआ आता था। हाँ, मेरी कहानी मुझे सुना रहे हैं। हाँ, बचपन में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई थी दिवाली के बारे में। अब नहीं लेट्स मूव फर्दर। तो आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट है या नहीं, फाइनेंशियल एनालिसिस से पता चलेगा आपको। भाई करंट रेशो अच्छी है आपकी, क्विक रेशो अच्छी है, तो सॉल्वेंट है। डेट इक्विटी रेशो हो गई, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, तो आप क्या है? लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट है। ठीक है जी। अच्छा, इसका यूज क्या है? इंटर फर्म कंपैरिजन में ये इस्तेमाल होता है। भाई एक फर्म, देखिए, होटल इंडस्ट्री के, देखिए होटल इंडस्ट्री के प्लेयर कौन कौन है बताइए। एक आईटीसी ग्रुप है, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स है, और ओबराय है। ताज ग्रुप किसका है? टाटा का है ना? ठीक है, आईएचसी है, इंडियन होटल कंपनी, एक मतलब, हाँ। रेडिसन तो बच्चा है यार, बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। हाँ, फॉरेन प्लेयर से मत करिए ना कंपैरिजन, इंडियन ब्रांड से करिए आप। तो टाटा ग्रुप के साथ, टाटा ग्रुप हो गया, और कौन है? आईटीसी, टाटा, और ये दूसरा कौन सा हो गया? ओबराय ग्रुप के साथ, इनके साथ। तो देखिए, भले ही उसका रेवेन्यू 2000 करोड़ रुपीज का है, चलो 3000 मान लिया, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कितना है? 329। तो कितना हो गया? 11% के करीब प्रॉफिट कमा रहा है वो तो। लेकिन अगर दूसरा आईटीसी 20%, 25% प्रॉफिट कमा रहा है, तो परसेंटेज से क्या होता है, हम एक फर्म का दूसरी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी और कैपेबिलिटी को कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, परसेंटेज में क्या फायदा होता है। जैसे सपोज नैतिक जो है, वो 500 नंबर लेके आया, 500 नंबर, घर में ढोल बज रहे हैं, ये 500 लेके आ गया, ठीक है। और इसका दोस्त अभीक है, वो सिर्फ 400 नंबर लेके आया, ठीक है, और वो उदास है।
लेकिन जब कंपैरिजन किया तो पता चला ये 1000 में से 500 लाया, और ये कितना 500 में से 400 लाया। तो बताइए, असल में खुशियां किसके घर बचनी चाहिए? ये तो फालतू में ढोल वालों को ले आया उठा के। ठीक है। हाँ। तो परसेंटेज से भी पता चलता है ना। और परसेंटेज से भी ज्यादा अच्छा बेहतर तरीका क्या होता है? परसेंटाइल होता है। तो सीयूटी में आपको परसेंटाइल फेस करना पड़ेगा। कैट होता है ना, आईएएम के एंट्रेंस के लिए, वहां आपको परसेंटाइल फेस करना पड़ेगा, विच इज मोर लॉजिकल। जानते हैं परसेंटाइल क्या होता है? हाईएस्ट स्कोरर के कंपैरिजन में आपका स्कोर कितना है। अगर किसी एग्जाम में किसी के 500 में से 400 नंबर आए तो वो टॉपर हो गया, उसका 100 परसेंटाइल हो गया। अब आपके 382 आए, 280 आए, 260 आए, ये आपका परसेंटाइल कहलाएगा, विच इज मोर मीनिंगफुल कंपैरिजन। इसलिए सीयूटी वाले क्या करते हैं? परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं, ना कि परसेंटेज। परसेंटेज के बेस में तो सीबीएसई में एडमिशन होते ही थे आपके। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट, ये भी आपका काम हो गया, और एक्सप्लेनेबल और अंडरस्टैंडेबल रूटीन सी चीजें। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जरा समझने की कोशिश करते हैं ये क्या होता है, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है। तो अब मैं जैसे मैं लेके चलता हूँ, चलो तुम नाम बोलो अपना। हाँ, अंश है। इनके मन में इच्छा जागी कि मैं जरा जाके एमआरएफ टायर से मिल के आऊं। एमआरएफ टायर से, तो ये कभी, ये दीवाने हो चले, इनके मन में बहुत अदम में इच्छा है कि मुझे एमआरएफ टायर से मिलना है। एमआरएफ की फुल फॉर्म होती है मद्रास रबर फैक्ट्री, एमआरएफ। ठीक है। ये क्या करता है? ट्रक के पास जाके टायर से बोलता है, कैसा है रे तू, तुझसे मिलना चाहता हूँ। ट्रक कहता है, आजा नीचे आजा, मिलता हूँ तुझे, आत्मा को परमात्मा से मिलाता हूँ। ऐसा नहीं। तो ही फाइनली बुक हिज टिकट टू एमआरएफ। एमआरएफ का जो हेडक्वार्टर चेन्नई में, वहां ये पहुंचता है जाके। ये भाई साहब पहुंचते हैं जाके। ठीक है। और ये अपने साथ बहुत सारी तैयारी करके जाते हैं, आपको बताऊंगा मैं, ये कहानी मैं हर बैच में सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजा आता है इसे सुनने में। अंश अपने साथ सारा सामान लेके चला गया एमआरएफ टायर से मिलने के लिए। बड़ी सी बिल्डिंग है, और उसके 12-12 फुट ऊंची दीवारें हैं, इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, उनमें करंट दौड़ रहा है। और जब वो दरवाजे पे देखता है, दरवाजे में AK-47 के साथ ना एनएसजी कमांडो खड़े होते हैं। ये अपना अपॉइंटमेंट दिखाता है, दरवाजा खुलता है, चर्र की रफ्तार से अंदर जाता है। दूसरे दरवाजे पे जो होते हैं वो एसपीजी खड़ा होते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो बॉडी गार्ड, वो फिर अपना कार्ड दिखाते। थोड़ा और अंदर जाता तो मार्कोस दिखते हैं, मैरिन कमांडोज, और खतरनाक वाले। थोड़ा और अंदर जाता है, फिर ये अंदर जाता है, देखता है 6 फुट की शानदार, बिल्कुल वेल बिल्ट लड़कियां AK-56 राइफल के साथ ऐसे खड़े होते हैं। किससे मिलना है बे? ये कहता है जी, एमडी से मिलना है, एमआरएफ टायर से मिलना है। कार्ड वार्ड दिखाओ, कोई कार्ड नहीं। माने ना लड़कियां, क्या करे बेचारे। लेकिन ये हमारा बॉन्ड आदमी होता है ना, ये पता है क्या करता है? अपने पीछे से ऐसे निकालता है गुलाब की पंखुड़ियां, ऐसे वाली गुलाब की कलियां होते हैं ना, देखा ना मेट्रो स्टेशन में लड़के बेच रहे होते हैं, ऐसे निकालता है, और वो बंदूक की नलियों में डालता है, नलियां ऐसे खिल जाती हैं, ऐसे ऐसे करके। यू कैन गो इनसाइड। बॉन्ड लड़का है हमारा। अंदर जाके देखता है, एक रिवॉल्विंग चेयर में ट्रैक्टर का टायर मुंडी लगा के बैठा होता है, हेलो आई एम एमआरएफ। ऐसा कुछ होगा क्या? दिस इज माई वाइल्ड इमेजिनेशन। एक ट्रैक्टर का टायर मुंडी लगा के बैठा है, हेलो आई एम एमआरएफ टायर। शायद नहीं, फालतू की स्टोरी सुनाई मैंने। लेकिन इसका समझिए क्रक्स क्या है। इसका क्रक्स ये है, जब ये वापस आता है ना, तो इसके साथ की फ्रेंड पूछती है, भाई क्या देखा तूने? अरे गनी, क्या सिक्योरिटी थी, क्या सिक्योरिटी थी। एसपीजी, एनएसजी, मार्कोस, और वो मिलिट्री कमांडो, क्या क्या थे वहां पर। भाई मैं तो हैरान रह गया। ठीक है। तो जब ये वापस आता है, वट एवर डिस्क्रिप्शन ही इज गिविंग, उसे कहते हैं सिक्योरिटीज एनालिसिस। क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज एनालिसिस। हाँ जी, हाँ ना। पड़ोसन बताइए क्या हुआ सिक्योरिटीज एनालिसिस, बताइए। हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ। ये आए और क्या बताया इन्होंने? एसपीजी, एनएसजी, मार्कोस, लेडी कमांडोस, भयंकर सिक्योरिटी, 12 फुट ऊंची, क्या तारों में करंट चल रहा था, हाथ लगाए बंदा भस्म हो जाए। क्या थी? सिक्योरिटीज एनालिसिस इसको कहते हैं, है ना? सुन, ठीक है ना? हाँ। रौनक कहता है एब्सोल्युटली रॉन्ग, फालतू की बात थी ये। मैं जब मैं बोल रहा हूँ ना, चलो तुम्हें कुछ पढ़ाता हूँ, तो कहते हैं, बच्चे कहते हैं, सर थोड़ी सुनकर तो नींद आ जाती है।
तो मुझे क्या करना पड़ता है, आलतू फालतू की कहानियां सुनानी पड़ती हैं इस तरह की। अब समझिए, लेट्स कम टू द पॉइंट। सिक्योरिटीज शब्द जो होता है वो होता है शेयर के लिए, और वो होता है डिबेंचर्स के लिए, और बॉन्ड के लिए भी। इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज बोलते हैं। अब जरा समझिए, किसी भी सिक्योरिटीज को अगर आप खरीद रहे हैं, कंपनी का इन्वेस्टर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक, पैसा रहे सेफ। पहली बात है कि पैसा सेफ रहे। दूसरा क्या हो, पैसा ग्रो करे। और तीसरा, रिटर्न रेगुलर रहे। तो इन केस ऑफ अ कंपनी, इफ यू ट्राई टू आइडेंटिफाई थ्री एस्पेक्ट्स, एक, whether your money is safe or not, whether your money is growing or not, whether you are going to have a regularity of return or not, इस एनालिसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, सिक्योरिटीज एनालिसिस बोलते हैं। तो पता क्या होगा एग्जाम में, मेरी कहानी याद रहेगी, डेफिनेशन भूल जाओगे, है ना। ऐसे ही हुआ ना, 11th में बच्चों ने कहानियां सुनाई थी, इसको कहानियां याद रहती थी, कंसेप्ट गुल। ठीक है। हाँ। और स्कूल के एग्जाम में लिख भी आया कहानी एक बार, तो टीचर ने बोला छितर लगाया इसके अच्छे से। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो देखिए जरा, पढ़ ले भाई, पढ़ ले, हम जरा पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। It is a process by which investor comes to know whether the firm is fulfilling his expectation regarding payment of dividend, capital appreciation and security of money। तीन चीजें। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब पैसा बढ़ रहा है, पैसा सेफ है, और रिटर्न रेगुलर है या नहीं है, इसे क्या बोला जाता है, सिक्योरिटीज एनालिसिस बोला जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा ये बताइए, आपका बिजनेस है या पेरेंट सर्विस करते हैं। हाँ। अच्छा, और पापा का। ठीक है जी। आपकी मॉम का बिजनेस किस चीज का है। हाँ, गारमेंट्स का। ठीक है, तो मान लो कि मैं आपकी मॉम के बिजनेस में जाऊं, अनजान बंदा, और मैं बोलूं मैडम मुझे ना 2 करोड़ का सामान उधार दे दीजिए, तो तुम्हारी मम्मी क्या मुझे दे देंगी। चल चल भिखारी कहाँ चला आ रहा है। ना ना, हर रोज बदलूंगा, हर घंटे। मैं तो बुद्धि, 2 करोड़ के कपड़े बेचूंगा मैं। कैसा आदमी 2 करोड़ के कपड़े। पेरिस हिल्टन है क्या, क्या है पता। ऐसा थोड़ी होता है यार। ये स्कूल में जरूर रहता फैलाता होगा ये बच्चा। 2 करोड़ के गारमेंट्स, मैं ट्रेडर हूँ गारमेंट्स का, मैं इनसे बोलूंगा मैम मुझे उधार दे दीजिए, वो नहीं देंगे। बिफोर ग्रांटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रेडिट, वो जानने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम हो कौन, पहले तो बताओ कहाँ से आए हो, घसियारे हो, नत्थु हलवाई, क्या हो तुम। हाँ जी। अरे जबरदस्ती, कौन हो क्या हो? आपका बैकग्राउंड चेक होगा ना पहले। अरे भैया, बैंक लोन देने से पहले क्या चेक करता है कि वेदर यू आर कैपेबल ऑफ गेटिंग लोन और नॉट। तो समझिए, क्रेडिट एनालिसिस कौन करता है, कौन करता है, सामने वाली फर्म हमारा करती है, बिफोर ग्रांटिंग लोन टू अस। सो व्हेन background check is done to find out whether we are worthy of getting loan or not, बैंक करेगा, सामने वाला बंदा हमारा अगर करेगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट एनालिसिस। देखिए क्या लिखा है, such analysis is useful firm to offer credit to a new customer or a dealer. The manager of the firm would like to know whether to extend credit to them or not. Such analysis is useful for a bank before granting the loan. तो जब कोई व्यक्ति हमारा एनालिसिस बाहर वाला करता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट एनालिसिस बोलते हैं। अच्छा, कुछ समझदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बिफोर दे गो फॉर टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक, अपनी तरफ से तैयारी पूरी करके जाते हैं, अपना सिबिल स्कोर अच्छा कर लेते हैं, अपने ऊपर जो जो कोई आउटस्टैंडिंग लोन होता है उसे चुका देते हैं, मतलब अपने आप को लोन फ्री कर लेते हैं, अपनी 6 महीने 7 महीने की जो इनकम होती है उसको एक्यूमुलेट करके बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, ऐसा करते हैं। जब आप यूएस वीजा के लिए जाते हैं ना, आपके पेरेंट्स या आप जाते हैं यूएस वीजा के लिए, तो आपके पेरेंट्स का ना वो पिछले 6 महीने के बैंक अकाउंट देख लेते हैं, मम्मी पापा दोनों का। अगर बैंक अकाउंट कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, वो आपको वीजा देते ही नहीं है। तो बिफोर ग्रांटिंग यूएस वीजा, तुम्हारे में लगे थे पेरेंट्स के, कितने महीनों के लगे थे, 1 साल के। पेरेंट्स के अकाउंट, एक्टिव अकाउंट के, वो समरी लगानी पड़ती है, कॉपी लगानी पड़ती है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना पड़ता है। नहीं, अमेरिका का टशन ही अलग है ना। हाँ, ऐसा करके लगाते हैं कि कहीं आप, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कामगार बन के, मजदूर बन के वहां नौकरी करने पहुंच रहे हो। ऐसा करके चलते हैं। मुझे ध्यान है कि जब हम बच्चों के लिए यूएस वीजा के लिए एक बार गए, एक बंदा हमारे सामने आगे खड़ा था, हम तो खैर, हमें तो वार्डन से इनविटेशन आया था, तो हम लोग तैयार थे, पूरे बच्चों को लाइन लगा के लेके जा रखे थे। हमारे सामने बंदा
थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट में, यू नो आई हैव 4 फैक्ट्रीज 5 ईयर रिजेक्टेड, मुंह पे बोल दिया रिजेक्टेड, पासपोर्ट ऐसे सरका दिया आगे, दफा हो यहाँ से। भाई साहब घड़ी, वो भैंसे की जैसी चेन वेन पहन के ऐसे जेसीबी बन के जा रखा था वहां पर, ठीक है, और वीजा काउंसलर के साथ बातें कर रहा था, यू नो आई हैव 5 फैक्ट्रीज इन ईयर, उसने कुछ सुना ही नहीं, रिजेक्टेड बोल के भगा दिया, खत्म, ठीक है। और हम लोग गए लाइन में, रख लिया, बच्चों से पूछा क्या करना क्या करना, 5 मिनट में पूरी लाइन साफ, हम अपनी जगह जा रहे, वो हमें है, वो हमें वो हमें देख रहा, हम बेचारा उदास बैठ रहा, थोड़ी देर में गार्ड आके बोले भाई साहब चले जाओ, आपका काम खत्म हो गया, अब दोबारा आना। एनीवे, अब समझिए, हम वीजा लेने के लिए जा रहे हैं और हमारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है, तो सामने वाले से हमें रिजेक्शन मिलेगा। हम लोन लेने जा रहे हैं और लोन के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो हमारे पास नहीं, तो हम रिजेक्शन ही में जाएंगे। तो देखो बेटा समझो, एक होता है सामने वाला आपका एनालिसिस कर रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, क्रेडिट एनालिसिस। और जब आप अपना एनालिसिस खुद करते हैं बिफोर टेकिंग अ लोन, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, डेट एनालिसिस। समझ में आई बात? सामने वाला करेगा तो क्या कहलाएगा, क्रेडिट एनालिसिस। हम खुद का करेंगे एनालिसिस तो क्या कहलाएगा, क्रेडिट एनालिसिस। सच एनालिसिस इज डन बाय फर्म टू नो इट्स बोरोइंग कैपेसिटी। और सुनिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहाँ जरूरी होता है, डिविडेंड डिसीजन में जरूरी होता है, कि आप डिविडेंड डिक्लेयर करें ना करें, इसके लिए आपको, भाई देखिए आपने फाइनेंशियल एनालिसिस करा, यू हैव सफिशिएंट कैश, यू हैव सफिशिएंट मनी विद यू, तो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। लेकिन अगर आपको एनालाइज करने के बाद पता चल रहा है कि यू आर गोइंग टू फेस लिक्विडिटी क्रंच इन नियर फ्यूचर, तो डिविडेंड ना डिक्लेयर करके बोनस शेयर दे दीजिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर लीजिए वहां पर। और जनरल बिजनेस एनालिसिस में भी इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। आइए जब हम समझते हैं कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए, इस पर सीयूटी के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। जरा देखिए, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों चाहती है, डिसीजन मेकिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, और सेल्फ इवेल्युएशन के लिए कि हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके लिए। एम्प्लॉयज और ट्रेड यूनियन क्यों चाहती है कि भाई सैलरी मिलेगी टाइम पे नहीं मिलेगी, बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हमारी जॉब की सिक्योरिटी है या नहीं है। जो बिजनेस प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा, हिचकोले खा के उसका प्रॉफिट चल रहा है, कभी है कभी नहीं है, तो उसमें आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, यू हैव टू लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन। शेयर होल्डर और ओनर्स ऑफ द कंपनी या इन्वेस्टर क्या चाहते हैं, मैंने बोला आपसे, प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हैं, पैसे की सेफ्टी चाहते हैं, और कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या जानना चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जिसके बेस पर हम इन्वेस्टमेंट का फैसला ले लें। सप्लायर क्रेडिटर क्या चाहते हैं भाई, वो चाहते हैं कि आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, कि भाई आपने जो सामान तुम्हें उधार बेचा उसकी पैसे की रिकवरी होगी या नहीं होगी, इस पर। और बैंक का लेंडर क्या जानना चाहते हैं कि भाई आप क्रेडिट वर्दी हैं भी या नहीं है, ठीक है, क्रेडिट वर्दी है नहीं। अच्छा, सरप्राइजिंगली आपको शायद मालूम नहीं होगा कि यूपी के, दिल्ली के, देयर आर सर्टेन एरियाज जो ब्लैक लिस्टेड हैं। मतलब बैंक जो होता है ना, क्या आपका सिविल स्कोर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वहां के लोगों को बैंक लोन ही नहीं देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर बैंक फाइनेंस कंपनी लोन ही नहीं देती है वहां की जगह, बिल्कुल पार्शियलिटी है। सॉरी, इट इज गोइंग ऑन रिकॉर्डिंग, आई विल टेल यू। देयर इज अ कॉलोनी जिसे कहते हैं खोड़ा कॉलोनी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं देते बैंक वाले लोन वहाँ। वो खाओ पियो ऐश करो मित्र, लोन लेके भाग जाते हैं, ठीक है। अ, गाजियाबाद का एक जगह है, लोनी बोलते हैं उसको, लोनी, लोनी एक जगह है, वहां पर वहां के लोगों को लोन नहीं देते हैं, देते नहीं, बैंक ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है, नहीं देते लोन। तो मतलब आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होने के बावजूद भी, क्योंकि आप इसी जगह रहते हो, दे विल नॉट ग्रांट यू लोन। तो क्या ये बैंक के पैरामीटर्स हैं, ब्लैक लिस्ट कर रखे हैं उन एरिया को। पहाड़गंज के लोगों को लोन नहीं देता बैंक, कहाँ से, तनिष्क तो अंग्रेज है भाई, है ना, ये तो यूके का सिटीजन है, इसे तो सब देंगे लोन। यूके में विजय माल्या की जो पड़ोस वाला अपार्टमेंट है उसी में तो है इसका घर। हाँ, हाँ, इधर विजय माल्या, इधर नीरव मोदी, बीच वाले अपार्टमेंट में भाई साहब विराजते हैं, ठीक है। तुम इसकी जन्म पत्री, इसकी कुंडली पे ध्यान मत दो, अपने नंबर में पढ़ाई पे ध्यान दो। बैंक और लेंडर, दैट्स फाइन। रिसर्चर्स, अभी बोला मैंने आपसे, अभी सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर आर्टिकल लिखना है, या एक व्यक्ति क्या करना चाहता है, अपनी रिसर्च कर रहा है टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर। एक बंदा रियल एस्टेट कंपनी पे क्या कर रहा है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप का है कोई यहाँ पर क्लास में, अरे है कोई एसबीएस का, तो ऑनलाइन।
हाँ ऑनलाइन है ना। तो तुम्हारे सर जो हैं, तनवानी सर है ना उनका नाम, यस यस। उनका पूरा नाम है डॉक्टर तनवानी। हम्म। तो उन्होंने जो अपनी पीएचडी कर रही है वो पता है किसमें करी थी? पब्लिश अकाउंट्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज। और उन्होंने अपनी जो पीएचडी थी उसमें एक रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट को कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जो कि रियल एस्टेट कंपनीज की क्या करे, मॉनिटरिंग करे। और उसके कुछ सालों बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेरा बनाया, रियल क्या, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा बनाया। ठीक है, समझ रहे हो भाई, रोहन बाबा? चलिए, तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकें। रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें, सेबी को क्यों जरूरत होती है? ताकि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, उनके साथ कुछ गड़बड़ फ्रॉड नहीं हो, इसलिए। कस्टमर कोई फर्क नहीं पड़ता यार। कस्टमर क्या है, ये मतलब फालतू का है एग्जाम्पल यहाँ पर। कस्टमर क्या चाहते हैं कि बिजनेस चालू रहेगा, हमें सामान मिलता रहेगा, नहीं मिले। अरे भाई तुम ना, सुनो भाई, नैतिक बदो सुनो, नैतिक चला गया बाथरूम में और इसको एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक साबुन से नहाता है, पता चला उस साबुन की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, नैतिक नहाना छोड़ दिया, भाई मैं नहीं नहा रहा। अब तो जब साबुन दोबारा बनेगा तब मैं नहाऊंगा। नहाने के साबुन में क्या आफ्टर सेल सर्विस, नैतिक? और साबुन मेरी पीठ तक नहीं पहुंचता, तो आगे जो उसके जो आफ्टर सेल सपोर्ट वाले इसकी कमर में साबुन घिस के जाएंगे क्या? नहीं, नहीं होगा ऐसा। मशीन भाई, हमने क्या बोला? तो कस्टमर जो है वो चाहता है कि सामान मिले ना मिले, उस तरह की चीजें। दिस इज डन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बिल्कुल अरे पेज नंबर 2.8 पे हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या है ये हिस्टोरिकल नेचर का एनालिसिस है। हिस्टोरिकल है तो भाई ऑब्वियसली पास्ट की बातें करता है, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल सकती है। प्राइस में होने वाले चेंजेस को इग्नोर करता है। ठीक है, आदित्य चंद्रा के दादू ने कोई प्रॉपर्टी लाजपत नगर में खरीदी थी, मान लो 20,000 रुपए में या 2,000 रुपए में खरीदी थी, आज वो 200 करोड़ की हो गई है। लेकिन ऑन पेपर क्या होता है मालूम? ऑन पेपर तो वो 2,000 की दिखेगी। मुझे ध्यान है, एक बार ना एक कोई व्यक्ति था, वो रियल एस्टेट का था। इधर चांदनी चौक के एग्जाम्पल, चांदनी चौक में सिनेमा हॉल होता था पहले, अब वो बंद हो चुका है, काफी मशहूर सिनेमा हॉल था चांदनी चौक का। तो उसको बेचने के कागज जो थे ना, उसका जो जब जिस जमाने में वो सिनेमा हॉल बना था उसमें उर्दू में उसकी सेल डीड हो रखी थी, उर्दू में। पहले उस डीड को ट्रांसलेट करवाया गया हिंदी में, तब पता चला कौन थे जिनके नाम पे असली में पेपर थे, उनकी तो 3-4 पुश्तें खत्म हो गए, मतलब वो लोग ही गायब हो गए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो। तो और उस समय उस सिनेमा हॉल की कीमत जो थी, कितना था, किसी ने 125 रुपीज में खरीदा था वो, 125 रुपये, 125 रुपये, 125 में पूरा सिनेमा हॉल खरीदा था किसी ने। बहुत पहले, मतलब मेरे ख्याल से 1895 के करीब की बात होगी, उससे पहले की भी, बहुत पुराना। बहुत था यार, बहुत था, काफी बड़ा अमाउंट था। ठीक है, मैं बोलूं, इंडिपेंडेंस के टाइम पर भी ये जो लाजपत नगर, ग्रेटर कैलाश, जिन्हें आप पॉश साउथ दिल्ली बोलते हैं, ये सब रिफ्यूजी कैंप थे। दे ऑल आर रिफ्यूजी कैंप्स। वो तो जो लोग बाहर से आए, उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर उसे पॉश एरिया बनाया। अभी हैरानी होगी जानकर, आप जानते हैं किसी भी शहर के अंदर आपको सिमेट्री मिलेगी क्या? सिमेट्री मतलब कब्रगाह, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, हमेशा शहर के बाहर मिलता है। आप देखिए, खान मार्केट क्या है, बिल्कुल सेंटर है। खान मार्केट में ग्रेवयार्ड दिख रहा है आपको? ग्रेवयार्ड है खान मार्केट में, आप जाके देखेंगे बहुत बड़ा ग्रेव, शाहजहां रोड के सामने ग्रेवयार्ड है। तो पहले वो जगह दिल्ली की आउटर लिमिट होती थी। ठीक है, जब आप जाएंगे कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास, वहां आपको ग्रेवयार्ड दिखेगा, वो दिल्ली का आउटर लिमिट था। आज वो दिल्ली का सेंट्रल लिमिट है। पहले दिल्ली वहां खत्म हो जाती थी, क्योंकि ग्रेवयार्ड वगैरह शहर के बाहर बनते थे। कोई नहीं खरीदता था जमीन वहां पर। आज इंडिया की, इवन एशिया का कॉस्टलीस्ट प्लेस है खान मार्केट। ठीक है, उसकी भी एक लंबी चौड़ी कहानी है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर होते हैं उसमें। ये हमने देखो, जो जो लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थी, वो सारी की सारी लिमिटेशन हम किसकी पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। सफर फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस,
और वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो होती है आपको अलग अलग रिजल्ट देंगे। और एक होती है लास्ट में क्या, विंडो ड्रेसिंग। मालूम है ना विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? हाँ, मालूम है ना? अच्छा साहिब, कभी बचपन में फुटबॉल खेला आपने? फुटबॉल खेलने से घुटनों में चोट वोट भी तो लगी होगी कभी ना? तो जब चोट लगती थी तो क्या करते थे? बीटाडीन लगाते थे, बैंडेज लगाते थे, ड्रेसिंग करने के बाद क्या करते थे? 4-5 दिन में देखते थे चमत्कार गायब, 15 दिन 20 दिन में। तो ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि साहिब के घर के बाहर तूफान से आया तो खिड़की थोड़ी सी टूट गई। इसने क्या किया, बीटाडीन की ट्यूब लगाई और खिड़की पे पट्टियां 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 बांध के छोड़ दिया। विंडो थी, ड्रेसिंग कर दी, है ना? और अब बाद में पता चला तो खिड़की जुड़ जाएगी ना। इट हैज नथिंग टू डू विद एक्सप्लेनेशन। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इफ कंपनी फॉल्सिफाई इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पर पॉसिबल होता है। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनिपुलेटेड हैं, एनालिसिस भी मैनिपुलेटेड होगा। तो ये था आपका चैप्टर का अंत। इस तरह से हमने इस चैप्टर को यहाँ पर वाइंड अप किया। ठीक है, फाइन। नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 3। और कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम लोग लेके चल रहे हैं। इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है था ना, वो मैं थोड़ा अगली क्लास में आपके साथ ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा। प्रैक्टिकली अगर हम बोले, हम शुरुआत पता है किससे करेंगे? हम शुरुआत करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट से। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है बताइए? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं? हाँ, और क्या बोले थे? टाइम सीरीज और डायनामिक, ये वाला एनालिसिस। हम इसे ध्यान रखेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो तरह का बनता है। नंबर एक, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और नंबर बी बनता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, या बोलते हैं क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे करके क्या कंपैरिजन करना होता है जरा समझिए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? चलिए पहले लेके चलते हैं हम लोग क्या, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसका स्ट्रक्चर होता है पर्टिकुलर्स। अजय बातें कम कर लो थोड़ा सा, मतलब यार तुम ना मात देते था अच्छे अच्छे लोगों को। कहाँ तुम अकेले हो घर में क्या? कोई नहीं है तुम्हारा साथी? तुम करोगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइज स्कूल में? नहीं तो सुन लो ना, पर्टिकुलर्स, अंडरस्टैंड, दिस इज प्रीवियस ईयर, दिस इज करंट ईयर। इसे बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट चेंज। इसे बोलते हैं हम लोग परसेंटेज चेंज। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये कॉलम नंबर ए है, ये कॉलम नंबर बी है, तो जो सी होगा वो क्या बनेगा? बी माइनस ए बनेगा। और परसेंटेज जो है डी, वो कैसे बनेगी? सी अपॉन में ए इंटू 100, ऐसे बनेगी। ऐसे करना, मतलब पहले आप रखेंगे प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस, प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन, फिर करंट ईयर की। ये नैतिक बोल रहा है कोकोनट क्यों लिखा हुआ है? करंट ईयर। मान लिया जाए आपके पास प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन 31 मार्च 2022 थी, 31 मार्च 2023 थी, और आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, इसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। शेयर कैपिटल पिछले साल मान लो थी 5 लाख, इस साल हो गई है 7 लाख।
रिजर्व सरप्लस पिछले साल थे 3 लाख के, इस साल हो गए ये 9 लाख के। बताइए व्हाट इज एब्सोल्यूट चेंज? इसमें से ये माइनस करा, कितना निकला है? 2 लाख। व्हाट इज एब्सोल्यूट चेंज? 9 - 3 कर दिया, कितना बचा? 6 लाख। व्हाट इज परसेंटेज? 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, कितना परसेंट हो जाएगा? 40%। 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, कितना हो जाएगा? 200%। ऐसे हो जाएगा। हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज हो गई। अगर मैं यहाँ लेके चलूँ अगला पार्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज में लेके चलता हूँ मैं क्या? लॉन्ग टर्म बोरोविंग। ये तो मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलो। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, सपोज पिछले साल की इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है लॉन्ग टर्म बोरोविंग में? सपोज पिछले साल दे रखा था 5 लाख, इस साल ये घटकर रह गया कितना? 3 लाख। व्हाट इज द चेंज? चेंजेस ब्रैकेट में लिखेंगे आप, कितना? 2 लाख। हाउ विल आई कैलकुलेट परसेंटेज? 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, क्या वैल्यू, कितना आएगा? ब्रैकेट में कितना आएगा आंसर? 40%। लेकिन ना, माइनस नहीं लिखते बेटा, ब्रैकेट में डाल दीजिए, इसका मतलब माइनस ही होता है। तो आप देख रहे हैं, अगर मेरे पास बैलेंस शीट है, दो तरह से क्वेश्चन आपके पास आता है। एक स्ट्रक्चर्ड बैलेंस शीट दे रखी होती है, और एक लूज आइटम गिवन होते हैं। जब लूज आइटम गिवन होते हैं तो आपको स्ट्रक्चर्ड बैलेंस शीट में पहले कन्वर्ट करना है उसको, फिर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज में लिखना है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर्ड बैलेंस शीट है, जैसे बुक खोलिए अपनी, आप एक बार जरा ओपन अप द बुक्स, खोलिए, दिखाइए। वो बुक खोलिए जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही देखेंगे आप अपनी बुक का, जरा इलस्ट्रेशन नंबर 1। आई थिंक यू कैन सी द इलस्ट्रेशन नंबर 1। इसमें क्या लिखा है? एक बात हमेशा ध्यान रखना, बच्चे ना कई बार बोर्ड एग्जाम में जब हम पेपर चेक करते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बच्चे उसे क्रॉस मार के आते हैं और फिर दोबारा सॉल्व करते हैं। जानते हैं क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022 की दे रखी है। बच्चे क्या करते हैं, पहले इसे लिखेगा 23 को, फिर लिखेगा 22 को, सब कुछ नेगेटिव आ जाता है। जब उसके आधी क्वेश्चन पूरा, तब उसे समझ में आता है यार गड़बड़ क्यों हो रही है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है, सबसे पहले देख लीजिए कि एरो शुड बी ऑन दिस वे। यू हैव टू राइट वेरी फर्स्ट प्रीवियस ईयर, तब करंट ईयर, ऐसे करके चलना है आप लोगों ने। इस तरह से काम करना है, अदरवाइज नहीं, वरना सारी की सारी चीजें नेगेटिव आएंगी। तो आप देख रहे हैं, आपके पास लूज इन्फॉर्मेशन गिवन है। बेटा फोन छोड़ लो, कोई झंडे नहीं गाड़े हैं तुमने, पूरा महीने भर बाद आई हो क्लास में। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल लिखा, रिजर्व सरप्लस लिखा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखी, उसके बाद करंट लायबिलिटी, फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट। आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर तरीके से बैलेंस शीट लिख लिया। यू नो ऑल द हेड्स एंड सब हेड्स, हमने कई बार डिस्कशन किया था इसका, जानते हैं? लिख लिया। और फिर आप देखिए हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन रखी, करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन रखी, एब्सोल्यूट चेंज निकाला और परसेंटेज चेंज निकाला। प्लस सी ईयर इलस्ट्रेशन नंबर 1। ऑनलाइन ऑफलाइन देखिए जरा, देखिए इलस्ट्रेशन में दिख रहा है नहीं दिख रहा, बताइए। सबसे ज्यादा आसान टॉपिक होता है ये। बोर्ड के एग्जाम में आपको 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा। 4 नंबर का दिखेगा, इस बार के सैंपल पेपर में 4 नंबर है। लास्ट ईयर सिलेबस का पार्ट नहीं था, इस साल 4 नंबर का क्वेश्चन। और ये चॉइस में आएगा आपके पास, या तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज बैलेंस शीट, ऐसा करके। या बोलेगा कंपेरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज के बीच का डिफरेंस, ऐसा करके बोलेगा। इलस्ट्रेशन 1 देखिए फटाफट से, इलस्ट्रेशन 1 देखिए अपने आप, ये कराने लायक नहीं है, छोटी सी चीज थी वो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा इजी मुश्किल करेगा। और पता है लोग इस चैप्टर को हल्के में ले लेते हैं। आई जस्ट टेल यू, एक बच्चा था जो हमारे स्कूल का टॉपर हुआ, उसके चांसेस है कि वो प्रोबेबल टॉपर बनेगा। जब बोर्ड एग्जाम आया, कॉमन साइज स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन, 2 साल का भी नहीं, एक ही साल की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी थी, और उसने उस 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, 6 मिनट में होना चाहिए। कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल थी, उस लड़के ने कैलकुलेशन में 20 मिनट लगा दिए, और उससे क्या होता है, सारा का सारा रिदम क्वेश्चन का हिल गया। एक क्वेश्चन में 20 मिनट लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो क्या करना है, कभी कैलकुलेशन में उलझ जाओ तो उसको छोड़ दो वहीं पर ही। उसने वो नहीं, काम नहीं करा, कॉन्फिडेंस खराब हो गया सारा का उसका। अकाउंटेंसी में फिर भी गिरते पड़ते वो 95 नंबर ले आया। हाँ, गिरते पड़ते 100 के लायक था बच्चा वो। इको में 100, बिजनेस स्टडीज में 100, मैथ्स में 100, ठीक है, इंग्लिश में 99।
जीनियस था। यहाँ अकाउंटेंसी में 95 आया, उसका सारा गड़बड़ हो गया मामला। स्कूल टॉपर तो नहीं बना वो। फाइनली उसको उतने नंबर तो थे कि उसे एसआरसीसी में एडमिशन मिल गया, फिर वो एसआरसीसी का टॉपर बना है, बीकॉम ऑनर्स का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रास्ते अगर स्कूल में बंद हो गए तो कॉलेज में आपका रास्ता बंद नहीं होता। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी। लेकिन वो छोटी सी गलती, अभी कॉलेज के ऑनर बोर्ड में बीकॉम ऑनर्स का टॉपर है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, वहां नाम उसका है। स्कूल के ऑनर बोर्ड में भी नाम हो सकता था उसका। केशव कंसल, 2012 बैच। हाँ 12। हाँ तब आते थे ऐसे बच्चे ना, अब थोड़ी आते हैं, अब तो ऐसे बच्चे आते हैं। एग्जाम्पल 2 पे चलिए फटाफट से, एग्जाम्पल नंबर 2, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। सो विल बाइंड इट अप टुडे, बाकी का काम हम अगली क्लास